कल यानी 26 अप्रैल 2024 को लोकसभा के जो दूसरे फेज़ का चुनाव है, उसमें 13 राज्यों के 89 सीटों के लिए चुनाव होना था। एक प्रत्याशी की मृत्यु के बाद वहाँ का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तो अब 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। पहले फेज़ में देखा गया था कि मतदान का प्रतिशत 2019 के मतदान से कम रहा था। उसकी जो वजह रही थी वो हमने समीक्षा में जो वीडियोज़ दिए थे उसमें बताया था कि आखिर मतदाता कम क्यों निकला, क्यों मतदान उदासीन रहा। इस फेज़ के मतदान में क्या संभावनाएँ हैं वो इस वीडियो में समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या संभावनाएँ नज़र आ रही हैं कि कल के फेज़ में जो 88 सीटों पर मतदान होना है, क्या समीकरण बनते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इसको यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जनता की आवाज़ और जन भावनाओं की निष्पक्ष समीक्षा। 26 अप्रैल को दूसरे फेज़ का मतदान होगा। इसमें 13 राज्यों में ये चुनाव होगा और 88 सीटों पर मतदान किया जाएगा। 2019 की अगर बात करें तो इसमें 50 सीटें इसकी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं यहाँ की, और 21 सीटें हैं कांग्रेस के पास, और जो 8 सीटें हैं वो जाती हैं जो भाजपा के सहयोगी दल है उनके पास हैं। तो ये है 88 सीटों का जो समीकरण 2019 का था, जिसमें 12 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जिसमें पहले चुनाव 89 सीटों के लिए होना था, 89 सीटों के लिए चुनाव होना था। परंतु मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का निधन होने के बाद वहाँ का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तो अब ये चुनाव केवल 88 सीटों पर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने जो कहा है कि इलेक्शन का जो दूसरा फेज़ है इसमें लगभग 1198 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 1097 जो है वो पुरुष प्रत्याशी हैं और 100 जो प्रत्याशी हैं 100 प्रत्याशी जो हैं वो महिला हैं और एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है इस चुनाव में। तो कुल मिलाकर 1198 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल दूसरे फेज़ में मतदाता करेंगे। जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने कहा है कि जो 1198 प्रत्याशी हैं इसमें से 1192 उम्मीदवारों के ने हल्फनामे में जो जानकारी दी है उनमें से 21% यानी 250 जो उम्मीदवार हैं वो क्रिमिनल केस दर्ज है उनके खिलाफ। यानी जो हल्फनामा है 1198 कुल उम्मीदवार हैं, परंतु जो 1192 प्रत्याशियों ने अपने हल्फनामा दिया उसके अनुसार देखा गया है कि उनके 21% प्रत्याशी यानी 250 प्रत्याशियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, और 390 यानी 33% प्रत्याशी जो है उसमें करोड़पति हैं, और 6 उम्मीदवार अपनी संपत्ति को जिन्होंने शून्य बताया है, 6 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति को 0 बताया है, जबकि 3 के पास 500 से लेकर 1000 रुपये की संपत्ति मात्र है। 167 प्रत्याशी पर हत्या, किडनैपिंग और 21 पर हेट स्पीच का मामला भी दर्ज है। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक कि 14 यानी 167 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। गंभीर मामले में हत्या, किडनैपिंग जैसे अपराध शामिल होते हैं। 3 प्रत्याशियों पर हत्या और 24 पर हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। 25 प्रत्याशियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। इनमें से 1 पर रेप का मामला दर्ज है। वहीं 21 प्रत्याशियों पर हेट स्पीच से जुड़े मामले भी दर्ज हैं। केरला के 3 प्रत्याशी पर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस हैं। केरला से भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और वायनाड सीट से उम्मीदवार के सुरेंद्रन पर सबसे ज़्यादा 243 आपराधिक मामले दर्ज हैं, और ये है भारतीय जनता पार्टी के केरला के अध्यक्ष हैं और वायनाड सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केरला के ही एर्नाकुलम सीट से भाजपा कैंडिडेट डॉक्टर KS राधाकृष्णन पर 211 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी ये जो भारतीय जनता पार्टी के केरला के अध्यक्ष हैं वायनाड सीट से लड़ रहे हैं उन पर 243 आपराधिक मामले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही केरला के जो दूसरे प्रत्याशी हैं एर्नाकुलम सीट से डॉक्टर KS राधाकृष्णन उन पर 211 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरे नंबर पर जो केरला के हैं, ये जो दूसरा फेज का चुनाव हो रहा है और उसके जो सबसे ज़्यादा केसेज जिन पर दर्ज हो रहे हैं उनमें जो तीसरा नंबर जिनका आता है वो है इडुक्की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डीन
कुरियाकोस पर 88 आपराधिक मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मण नागोराव पाटिल के पास कुल संपत्ति 500 रुपया है। केरला के कासरगौड़ से राजेश्वरी के आर ने 1000 रुपये और महाराष्ट्र के अमरावती से पृथ्वी सम्राट मुंकीद्राव दीपवंश ने 1000 रुपये की कुल संपत्ति घोषित की है। भाजपा के 64 और कांग्रेस के 62 उम्मीदवार इस फेज में करोड़पति हैं और सीपीआईएम के 12 और जनता दल यूनाइटेड के 5, समाजवादी पार्टी के 4, शिवसेना उद्धव गुट के 4 और शिवसेना शिंदे गुट के 3 प्रत्याशी इस चुनाव में करोड़पति हैं। जो सबसे ज़्यादा पूंजीपति इस चुनाव में चुनाव लड़ने हैं वो हैं वेंकट रमणे गौड़ा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मांड्या कर्नाटका से। इनकी संपत्ति है 622 करोड़ की। और डीके सुरेश, ये भी कांग्रेस के ही हैं, बेंगलुरु ग्रामीण से कर्नाटका से लड़ रहे हैं। इनकी संपत्ति है 593 करोड़। और हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश से। इनकी संपत्ति है 278 करोड़। राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के सुरेंद्रन मैदान में हैं और जिनके खिलाफ दूसरे फेज में जितने भी चुनाव लड़े हैं सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस हैं 243। राहुल गांधी की जो उम्र है 53 साल है और के सुरेंद्रन की उम्र जो है 54 साल है। राहुल गांधी की एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है और के सुरेंद्रन की जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएट है। राहुल गांधी की संपत्ति 20.40 करोड़ है जबकि के सुरेंद्रन की संपत्ति 1 करोड़ है। राहुल गांधी पर जो क्रिमिनल केस दर्ज है वो 19 हैं और के सुरेंद्रन पर 243 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और 4 बार सांसद रहे हैं। और जो सुरेंद्रन है के सुरेंद्रन ये इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और सबरीमाला आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआईएम ने अपनी महिला प्रत्याशी येनी राजा को उतारा, इसलिए यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। सीपीआई जबकि इंडिया गठबंधन की एक सदस्य संगठन भी है परंतु यहाँ पर वो राहुल गांधी के खिलाफ अपना प्रत्याशी ने उठा रखा है। जबकि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल वामपंथी हैं परंतु वायनाड में राहुल गांधी के लड़ने से उनको ऐसा लगता है कि वामपंथी जो हैं कमजोर होंगे, इसलिए अपनी उस चीज़ को बचाने के लिए येनी राजा सीपीआई की जो महासचिव है, ये डी राजा की पत्नी है और जो लगातार इंडिया गठबंधन की जितनी भी सभाएं होती हैं, मीटिंगें होती हैं उसमें जाते भी हैं। परंतु यहाँ उनका कहना है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारा संगठन कमज़ोर हो जाएगा और हो सकता है जो कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक मैत्रीपूर्ण चुनाव भी इसको माना जा सकता है कि ताकि जो वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाना चाहता है वो उम्मीदवार नहीं होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के पास ना जाए, इसको रोकने के लिए भी येनी राजा को चुनाव में उतारा हो सीपीआई ने, ताकि उनका अपना वोट बैंक भी बचा रहे और जो उनका वोट भाजपा के पक्ष में भी ना जाए। तिरुवनंतपुरम केरला की सीट में भी एक दिलचस्प मुकाबला है। वहाँ पर क्या है कि थरूर के खिलाफ केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखरन चुनाव लड़ रहे हैं और शशि थरूर की जो उम्र है वो 68 साल है और राजीव जो चंद्रशेखर है उनकी उम्र है 59 साल। और जो शशि थरूर है इनकी जो एजुकेशन है ये डॉक्टरेट है और राजीव चंद्रशेखर भी जो है डॉक्टरेट है। शशि थरूर की जो संपत्ति है वो है 56.07 करोड़ और राजीव चंद्रशेखरन की जो संपत्ति है वो है 86.3 करोड़। शशि थरूर जी के खिलाफ केस हैं 12 क्रिमिनल केस हैं और राजीव चंद्रशेखरन के खिलाफ मात्र 2 क्रिमिनल केस हैं। शशि थरूर 3 बार सांसद रहे हैं, यूपीए सरकार में विदेश मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं, जबकि राजीव चंद्रशेखरन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके जो 3 बार के राज्यसभा सदस्य रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी के अभी जो है वो राज्य मंत्री भी हैं। कोटा सीट तीसरी नंबर की जो मान सकते हैं हॉट सीट है, वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला की जो उम्र है 62 साल है और प्रहलाद गुंजल की उम्र है 56 साल। ओम बिरला पोस्ट ग्रेजुएट हैं और प्रहलाद गुंजल भी ग्रेजुएट प्रोफेशनल हैं और जो ओम बिरला है उनकी संपत्ति 10.62 करोड़ है और प्रहलाद गुंजल की है 13.07 करोड़ और दोनों पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। जो ओम बिरला है वो 3 बार विधायक रहे। जोधपुर की सीट है राजस्थान की, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ करण सिंह उच्चारणा चुनाव मैदान में है। की ओर से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में है, वहीं पिछले 2 बार से जीते आ रहे हैं। वहाँ से यहाँ पर 8
विधानसभा सीटों में से 7 पर भाजपा का कब्जा है जोधपुर में, और जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृहनगर भी है। वे यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में उनके बेटे वैभव यहाँ से हार गए। कांग्रेस ने सीट पर करण सिंह उचियारना को उतारा है। वो राजेश्वरी आशापुर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। वो जोधपुर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अगली सीट है बाड़मेर राजस्थान की। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के खिलाफ उमेद राम बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और कैलाश चौधरी की उम्र है 50 साल, उमेद राम बेनीवाल की है 46 साल। कैलाश चौधरी ग्रेजुएट हैं और उमेश राम बेनीवाल भी ग्रेजुएट हैं। कैलाश चौधरी की संपत्ति 72.77 लाख है, और जबकि उमेश राम बेनीवाल की जो संपत्ति है वो है 19.28 करोड़। इनके जो उमेद राम बेनीवाल के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, और कैलाश चौधरी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस है। ये कैलाश चौधरी संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, वर्तमान में सांसद हैं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं, और जबकि उमेद राम बेनीवाल हनुमान बेनीवाल के करीबी हैं। उनका साथ छोड़कर वो कांग्रेस में आए हैं। मेरठ की जो सीट है वहाँ पर रामायण के जो राम थे उनके खिलाफ सपा के पूर्व विधायक की पत्नी हैं सुनीता वर्मा। अरुण गोविल जो रामायण में राम की भूमिका निभा रहे थे वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ में, और सुनीता वर्मा लड़ रही है उनके खिलाफ। अरुण गोविल की इस समय उम्र है 72 साल और सुनीता वर्मा की 48 साल है। अरुण गोविल ग्रेजुएट हैं और सुनीता वर्मा 10वीं पास हैं। अरुण गोविल की संपत्ति है 14.44 करोड़, जबकि सुनीता वर्मा की है 9.05 करोड़। और अरुण गोविल के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, जबकि सुनीता वर्मा के खिलाफ एक क्रिमिनल केस है। अरुण गोविल प्रसिद्ध अभिनेता है, 3 बार के वो सांसद की जगह टिकट, उनको 3 बार सांसद की जगह का टिकट मिला, उनको चुनाव लड़ने का टिकट मिला है। 3 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। जबकि जो सुनीता वर्मा है वो पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है। 2 बार उनको टिकट बदल कर नामांकन के आखिरी दिन टिकट मिला। मथुरा उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर हेमा मालिनी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के सुरेश सिंह मैदान में है, और हेमा मालिनी की उम्र 74 साल है और जबकि सुरेश सिंह की 65 साल है। हेमा मालिनी डॉक्टरेट हैं, सुरेश सिंह क्या ग्रेजुएट हैं। हेमा मालिनी की संपत्ति 278.94 करोड़ है, और सुरेश सिंह की जो संपत्ति है 5.91 करोड़ है। हेमा मालिनी प्रसिद्ध अभिनेत्री है, 2 बार से सांसद है। स्थानीय संगठन और जनता की नाराजगी के बावजूद उन्हें टिकट मिला है मथुरा से, और जबकि सुरेश सिंह जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो पूर्व IRS अधिकारी है, ED के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, संघ के करीबी है, विश्व हिंदू प्रदेश के पदाधिकारी, और भाजपा टिकट न मिलने से वो बहुजन समाज पार्टी में आकर हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से चुनाव मैदान में उतरे हैं। चुनाव माहौल ठीक है यार, पर अब मुझे लगता है ना कि लोग दिमाग से नहीं खेल रहे। आपको ऐसा लगता है कि दिमाग से वोट नहीं दे रहे लोग, मतलब बस जो देख रहे हैं वो खुद का दिमाग नहीं लगा रहे। कैसे दे रहे हैं? जैसे कि यार आप देखो कि डिक्टेटरशिप लग रहा है कि डिक्टेटरशिप आ रही है। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। केजरीवाल को अंदर डाला और भी बहुत सारी चीजें हुई है। देखो बात ये है ना कि चुनाव करो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना कांग्रेस को करता हूँ, ना बीजेपी को करता हूँ, ना आपको करता हूँ, बट ऐसा होना चाहिए चुनाव फेयर होना चाहिए। फेयर चुनाव होगा तो अच्छा लगेगा। आप न्यूज देखो ना कि न्यूज देख रहे हैं, हम ज्यादातर न्यूज देख रहे हैं, एक ही पार्टी दिख रही है न्यूज में, दूसरी पार्टी को भी तो आने दो, उसको भी दिखने दो, उसको भी बोलने दो, उसको बोलेगी तो उसका पक्ष भी सामने आएगा। न्यूज में भी देखोगे, आप न्यूज पेपर पढ़ोगे तो न्यूज पेपर में जो पहला पेज होगा ना वो उस पर आपको एक पार्टी दिखेगी, उस पर दूसरी पार्टी नहीं दिखेगी, अगर आप अभी नोटिस कर रहे होगे तो ये तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि डिक्टेटरशिप है और ऐसा। वो सरकार की कहती है हम तो संविधान और लोकतंत्र के तहत सब काम करते हैं। वो सब ठीक है, पर ब्रेन वॉश हो रहा है ना। आज मैं मेरी उम्र के लड़कों को देखता हूँ, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो और कुल मिला के ये कि सारे जाति सारे धर्म एक ही है, आप धर्म के नाम पे खेलोगे तो ये तो गलत बात है। और उसी चीज़ को महसूस करके दूसरे फेज के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, और खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उनके मंत्री, उनका जो तेवर थे वो बदल गए, सुर बदल गए, उनमें हेट स्पीच की बात आई, संप्रदाय। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, क्या पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। माताओं बहनों की जिंदगी में सोना और उसके सिर्फ पर जैसी जिसकी शो करने के लिए नहीं होता है, उसकी उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। अपने घोषणा पत्र में कही उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो, मैनिफेस्टो में जानकारी ली जाएगी, कांग्रेस गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे,
घृणा जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, का मामला आ गया जिसमें घुसपैठियों को बांटेंगे। भी कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग इस पर क्या करेगा ये तो आगे देखा जाएगा, परंतु इसका जो प्रभाव पड़ेगा चुनाव में वो लग रहा है और नकारात्मक पड़ेगा। क्या हो रहा है, कार्यकर्ता ही रह गया और नेता बाहर से आके टिकट पा गए। जो कांग्रेस से आके बीजेपी में आए उनको टिकट मिल गया, जो दूसरी पार्टी से आकर बीजेपी में आए उनको टिकट मिल गया, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे वो देखते रह गए। इसलिए परिणाम ये हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा कि उसके ऊपर नेता कौन है और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव दूसरे फेज के मतदान में भी दिखाई देगा। अब इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक और दूसरा मापदंड अपनाया। पहले जैसे उन्होंने दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने वो लाना, चाहे वो भ्रष्टाचारी है उसको ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, पुलिस का, किसी का भी डर दिखाकर जैसे भी वो डरे उसे अपनी पार्टी में मिलाना, उसके कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में मिलाना। तो उसका उनकी पार्टी में दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता तो आए पर कहीं ना कहीं उनके अपने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला गया, उसका इफेक्ट भी इस पहले फेज में दिखाई दिया। पर इन चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर का चुनाव में अपने कम वोट होने के बावजूद अपना मेयर चुन दिया था, उसी तरीके की हरकत सूरत में हुई। क्योंकि अगर कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे कैंडिडेट चुने, उसके लिए एक नया फार्मूला निकाल दिया कि विपक्ष के प्रत्याशी को ही चुनाव मैदान से बाहर कर दो और अपने प्रत्याशी को निर्विरोध चुना दो। और अब एक फंडा इन्होंने ये तैयार कर दिया है कि अगर तुम वोट नहीं दोगे, निचले स्तर के कार्यकर्ता हमारे काम नहीं भी करेंगे, हम ऊपर से अपने प्रत्याशी को निर्विरोध भी चुनाव जिता सकते हैं। आएंगे, मतदान होगा और इस जो प्रजातंत्र का बहुत बड़ा उत्साह होता है उसमें हम जो 5 साल के बाद हमें एक अधिकार मिलता है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो सूरत जैसी जगह पर ही से वंचित रह गए, जनता के बीच में मैसेज गया है। तो ये रहा गया कि चुनाव और उसका वोट का कोई महत्व नहीं रह गया है। अगर हम वोट दें या नहीं दें, भारतीय जनता पार्टी जीते हुए कैंडिडेटों को भी खरीद कर अपनी तरफ कर सकती है। ये उन्होंने पहले चुनाव से पहले सरकारें गिराकर अदला बदली करके ये चीज़ साबित कर दिया है कि मतदाता चाहे उसने कांग्रेस को वोट दिया है पर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उनको खरीद कर दूसरी पार्टी में कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, जनादेश चाहे किसी के फेवर में हो। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर दिया कि जनादेश लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उससे पहले ही खेला कर देंगे, ये एक संदेश दिया गया है। तो जो एक लगता था मतदाता को कि हमारा वोट है, हम वोट से चोट कर सकते हैं, हम वोट से सरकार को या किसी भी उसको प्रतिनिधि को दबाव में ला सकते हैं, वो भी अब आशा धूमिल होती हुई नजर आई सूरत की घटना से। तो ये इसका भी प्रभाव दूसरे फेज के चुनाव में जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो घटना हो रही है कि शुरू से लेकर चुने हुए प्रतिनिधि को पहले तो मतदाताओं को खरीदा जाता था, मतदाताओं को प्रलोभन दिया जाता था और उस समय वोट बदला जाता था। अब पैसे के बल पर मतदाता चाहे किसी को भी चुन लें तो चुने हुए प्रतिनिधि को ही बदल दिया जाता है, पार्टियों को तोड़ दिया जा रहा है, सरकारें बदल दी जा रही थी। उसके बावजूद भी चलो मतदाता अपना कैंडिडेट चुन रहे थे और ईमान रहा प्रत्याशी का जीतने के बाद। परंतु अब ये हो रहा है कि मतदाता को चुनाव वोट करे उससे पहले ही प्रत्याशी को सेलेक्ट कर दिया जा रहा है, निर्विरोध चुन दिया जा रहा है और मतदाता अपने वोट से वंचित हो जा रहा है। तो क्या ये सही है? एक तो ये आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें ऐसी प्रक्रिया। दूसरी चीज़, जब इस तरह की इतनी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, क्या बूथ पर जब वोट होगा तो क्या बूथ पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि चाहे वो एजेंट किसी का भी हो, चाहे वो वहाँ पर कर्मी कोई भी हो, परंतु जिस तरीके का ये नेटवर्क बन रहा है, क्या ऐसा नेटवर्क तय नहीं हो सकता कि वो सारी एक पार्टी के लिए काम करें, उस बूथ पर बैठे कर्मचारी, उस बूथ में बैठे एजेंट एक ही पार्टी के लिए काम करें? और जिस तरीके की शंका को लेकर कोर्ट में ईवीएम, वीवीपैट आदि को लेकर केस चल रहा है कोर्ट में, क्या वो इस तरह की घटना जो शंका उसमें पैदा की जा रही है उसको बढ़ नहीं देते? क्योंकि सारे एक ही पार्टी के अगर हो जाएंगे तो वोटर कोई भी आए तो वो किसी को भी वोट दे, पर वोट जिसको चाहेंगे उसको पड़ेगा, उसकी संभावनाएं इसमें क्या प्रबल नहीं होती हैं? आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।